तो आज हमारा टॉपिक जो है वो कॉजेज से रिलेटेड है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, हाउ अर्थक्वेक्स हैपन, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं हाउ डू अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट, व्हाट आर वेरियस कॉजेज दैट ट्रिगर दिस अर्थक्वेक्स every now and then. So depending on the genesis or origin or the cause behind generating these vibrations or earthquakes, we can categorize earthquakes into three types. Okay, yeah, we can categorize them as three causes, or in other words हम ये कह सकते हैं there are three causes of earthquakes. Okay, so far recognized. Number one, which is the most important and most common cause of earthquake. Okay, majority of earthquake, bulk of earthquakes, and they're too destructive and widespread. They are caused due to tectonic causes. Okay, number second is volcanic cause and number third is surface causes. Okay, तो हम आज के इस क्लिप में हम आज खाली पहला वाला जो है वो डिस्कस करेंगे. So these tectonic causes, as I earlier said, these are the most common, or tectonic cause is the most common and most important reason or cause behind triggering the earthquakes. Okay, mild destructive earthquakes, and most often the most destructive earthquakes, high magnitude and high intensity earthquakes, they are associated with tectonic causes. Okay, they are generated by tectonic causes, and it has been established that, and it has been found on the observations or empirical studies, it has been observed that most of the earthquakes occur when there is sudden slip along the fault planes or fractured surfaces or along faults. तो इसलिए ये कहा जाता है कि earthquakes they have a close association with fault lines, okay, or faults simply. So they are fault related earthquakes. So इन सब को हम जो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं. सो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जितने भी मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशन में आते हो, चाहे वो हिमालयन रीजन में आते हो, चाहे वो अल्पाइन मेडिटेरियन रीजन में आते हो, चाहे वो फिर अमेरिका में आते हो या हिंदू कुश माउंटेन्स में आते हैं. जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, तकरीबन 1500 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, right from the Pacific Ocean up to the middle of this New York. So that is known as San Andreas Fault. So जितने भी ये earthquakes वहाँ पर आते हैं वो जो है due to sudden slip or movement or dislocation along these fault planes or fractured surface होते हैं, क्योंकि suddenly जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है, स्टोर्ड अप इलास्टिक एनर्जी रिलीज हो जाती है. जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि प्लेट जो है वो अनस्टेबल है, कहीं पर जो दो प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स ईच अदर, ओके, कंप्रेशन वहाँ पे होता है, जो फोर्स या स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट होगा रॉक्स में. रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और स्ट्रेस, दिस इज कंप्रेसिव. और इसकी वजह से यहाँ पर जो है कंप्रेसिव है, इसकी वजह से स्क्वीजिंग हो जाती है. दिस इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. जहाँ पर टेंशनल स्ट्रेस होगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, वहाँ पर स्ट्रेचिंग हो जाती है. ओके, टेंशनल स्ट्रेस वहाँ पे होता है, रॉक उसमें स्ट्रेन होगा, डिफॉर्म होगी और अल्टीमेटली फ्रैक्चर वो हो जाती है. ओके, कंप्रेशन में पहले फोल्डिंग, देन फ्रैक्चरिंग, और इसी के अलॉन्ग फिर फॉल्टिंग हो पड़ती है और सडन डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट इन फॉल्ट्स के अलॉन्ग हो जाती है. देन तीसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस जो देखा गया है प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफार्म प्लेट बाउंड्रीज के अलॉन्ग या जिस सब सरफेस में जो रॉक्स में जो स्ट्रेस या फोर्स, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से रॉक्स डिफॉर्म हो जाती है या जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं. तो वहाँ पर जो है टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस होगा, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और यहाँ पर जो है शियर स्ट्रेस होता है. तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं. शियर स्ट्रेस की वजह से रॉक्स में रोटेशनल डिफॉर्मेशन होगी, रोटेशनल जो है मूवमेंट होगी, ट्विस्टिंग होती है रॉक्स में. तो इन सब में जो है
इलास्टिक डिफॉर्मेशन रॉक्स में होती है, मीन्स स्ट्रेन होता है, इलास्टिक स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मीन्स डिफॉर्मेशन। तो कुछ पॉइंट तक ये रॉक जो है रेजिस्ट करते हैं इस फोर्स को। ओके, अगर फोर्स रिलीज होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा, रिमूव होगा, तो ये दोबारा अपनी जो है, जिस तरह रबर बैंड या रबर बॉल अपनी पोजीशन पे आती है, इसी तरह ये रॉक्स भी आती हैं, क्योंकि इनमें रिजिडिटी और इलास्टिक नेचर होता है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेस कंटिन्यूसली बिल्डअप होता है, तो इनमें क्या होता है कि कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से जो रॉक्स डिफॉर्म हो जाती हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें हो जाती है। जिस तरह आप स्नो को फिर बॉल बनाते हैं, ओके, फिर वो दोबारा अपनी शेप वो रिगेन नहीं कर सकता है, वो दैट इज़ परमानेंट डिफॉर्मेशन, उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। कुछ डिफॉर्मेशन ब्रिटल भी होती है, कुछ डक्टाइल भी होते हैं, जिसमें मटेरियल थोड़ा या रॉक मटेरियल थोड़ा फ्लो करता है, फिर जो है फ्रैक्चर या ब्रेक हो जाता है। कुछ जो है उसमें ना ही डक्टिलिटी होती है, ना ही उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो ब्रिटल नेचर में होते हैं, और ब्रिटल फेलियर उसमें होता है, दैट मीन्स फ्रैक्चरिंग डायरेक्टली हो जाती है, क्रैक्स डायरेक्टली पड़ जाते हैं। तो इन सब फोर्सेस की वजह से रॉक्स में जो है डिफॉर्मेशन होती है, स्ट्रेन होती है। तो रॉक्स किसी हद तक ये सहते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम यील्डिंग पॉइंट कहते हैं या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अल्टीमेटली ये रॉक्स जो है रप्चर हो जाती है। इनिशियली जब ब्रेक होंगी तो ये स्लिप नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर इसको रोकती है, रेजिस्टेंस होती है। अल्टीमेटली वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल फोर्स भी ओवरकम हो जाता है, और रॉक जो है सडनली डिस्प्लेसमेंट उनमें हो जाती है, डिसलोकेशन या स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो स्टोर्ड अप जो भी इलास्टिक एनर्जी होती है वो भी रिलीज होती है, फिर वही प्रोपागेट रॉक मीडियम में होती है, और वो फिर वाइब्रेट करती है सभी रॉक्स को जहाँ पर वो डिस्टर्बेंस होती है, और वही फिर सरफेस तक भी पहुँच जाता है। नाउ ये जो इलास्टिक एक टेक्टोनिक कॉज है अर्थक्वेक्स के, एक साइंटिस्ट था, सीस्मोलॉजिस्ट, ओके, उसका नाम H.F. रीड है। वही ये सेंट एंड्रियाज फॉल्ट पे ये स्टडी करता था, क्योंकि 906 AD में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था सेंट एंड्रियाज फॉल्ट के अलॉन्ग, जिसने डिस्ट्रक्शन की थी, और बार बार फिर अर्थक्वेक्स आते हैं, स्वार्म्स अर्थक्वेक्स। तो इसने सर्वे किया, रिसर्च की, और 1910 AD में फिर इसने एक ये अपनी थ्योरी एक पुट फॉरवर्ड की, जिसका नाम इसने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी रखा। और ये इलास्टिक रिबाउंड क्या है? इलास्टिक, जैसे मैंने आपको कहा था, रबर बैंड खींचते हैं, फिर अपनी पोजीशन पे आता है, रिबाउंडिंग उसमें हो जाती है, शेप और पोजीशन गेन करता है। तो इस थ्योरी से उसने ये जो है एम्पिरिकल स्टडी पे फिर ये उससे रिज़ल्ट से ये अखज़ किया, ये इन्फर किया, ये कैलकुलेट किया कि रॉक्स कैसे बिहेव करती हैं सब सरफेस में, जब इनमें जो है, इसमें लेबॉर्ट्री, बोथ लेबॉर्ट्री एज वेल फील्ड स्टडी थी। तो वो बिफोर स्ट्रेस, जब उसमें नहीं होता है फोर्स, तो क्या होता है, तो ड्यूरिंग फोर्स एंड आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट पर किसी टाइम में जब रॉक्स में डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तो फिर क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ डिफॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस अर्थक्वेक्स, फॉल्ट रिलेटेड अर्थक्वेक्स, उसने वो डिफाइन या समझाने की कोशिश की। तो जैसे यहाँ टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने दिखाया है। जैसे हम मान लीजिए आप टाइम फर्स्ट में, दीज आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, ओके, इनिशियली कोई फोर्स स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेन डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी रॉक्स में नहीं होती है टाइम फर्स्ट में। टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, it indicates tens, hundreds of years, tens of years, okay, so lapse in between time first, second, third। तो कुछ टाइम के बाद जो है स्ट्रेस जो है कंटिन्यू जब इस पे होता है, तो स्ट्रेन जो है एक्यूमुलेट होना, या इसमें स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है रॉक्स में, क्योंकि इलास्टिसिटी इसमें होती है, वो एब्जॉर्ब करता है ये स्ट्रेस, ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो भी यहाँ पे अप्लाई होता है, चाहे कंप्रेसिव हो, चाहे टेंसाइल हो, चाहे जिस शेयर स्ट्रेस हो, तो डिफॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ओके, स्ट्रेन स्टार्ट बिगनिंग, और रॉक जो रिएक्शन होता है, रॉक का रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग। ये फोर्स जो एब्जॉर्ब करती है, डिफॉर्मेशन जो एब्जॉर्ब करती है, ओके, अपने ऊपर लेती है ये रॉक या अर्थ मटेरियल सब सरफेस में, दैट इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग। ओके, टाइम थर्ड लेटर स्टेज में, इसी इन्वायरमेंट में जब कंटिन्यूसली स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है, इलास्टिक स्ट्रेन जो डिफॉर्मेशन जमा हो जाती है, रॉक्स बिल्कुल
क्लियरली बेंडिंग उसमें हो जाती है। अभी इसमें इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक नेचर इसका होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स जो है एब्जॉर्ब करता है सब स्ट्रेस फोर्स डिफॉर्मेशन। अल्टीमेटली एक पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, तो उसके आगे फिर ये रप्चर होगा, यील्ड करती है, ओके, सरेंडर करती है इलास्टिक लिमिट पहुंचने पर। तो वहाँ पे फ्रैक्चर्स पड़ते हैं और इनिशियली स्लिप नहीं होता है, फ्रिक्शन उसको रोकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि स्ट्रेस कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता है वहाँ पर, तो सडनली वो डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट उसमें हो जाती है। दैट मीन्स रप्चर जब होगा तो अर्थक्वेक आएगा, ओके, रॉक जो है, तो जो भी स्टोर्ड अप वहाँ पे एक्यूमुलेट जो एनर्जी फोर्स स्ट्रेस जो वहाँ पर स्ट्रेन जमा हुआ होता है आफ्टर फॉर टेंस ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वही फिर रिलीज हो जाता है वो एनर्जी। और क्योंकि रॉक्स में क्या हो जाता है, रॉक्स में रिबाउंडिंग हो जाती है कि जो ही फ्रैक्चर ब्रेक सडन स्लिप डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो रॉक्स में ये हो रिस्पॉन्स होता है कि दे टेंड टू snap back to their original position and regain their original shape and position, ओके। उसकी वजह से रॉक्स में रिबाउंडिंग हो जाती है, जिससे फिर वाइब्रेशन वहाँ पे होता है, और यही वाइब्रेशन फिर इसके साथ एनर्जी एक्यूमुलेट एनर्जी भी रिलीज होती है, यही वाइब्रेशन फिर प्रोपागेट हो जाती है, हर तरफ से रेडिएट हो जाती है, ओके, वही फिर सरफेस तक भी पहुँच जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेकिंग, ओके, बिकॉज इलास्टिक एनर्जी इन वेव्स में होती है जो कि वहाँ पर एक्यूमुलेटेड एनर्जी रिलीज हो जाती है, वही फिर प्रोपागेट हो जाती है रॉक मीडियम में। सो दिस इज what happens, okay, elastic rebound theory simply it states that rocks tend after fracture, after earthquake takes place, okay, after slip takes place, two blocks of the rock on either side of the fault plane along which the displacement has taken place, जिसको हम fracture surface या fault plane भी कहेंगे, तो then tend to snap back to their original position and regain their shape. In this phenomena rebounding takes place, and with this rebounding वाइब्रेशन इज जनरेटेड, वही वाइब्रेशन प्रोपागेट होती है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हुई होती है उस स्पॉट पे, उस लोकेशन पे, सब सरफेस में, किसी भी डेप्थ पे, वही फिर प्रोपागेट होके आगे फिर रॉक मीडियम में सब सरफेस से, उस फोकस से, ओके, फिर रेडिएट हो जाती है, वही फिर सरफेस तक भी वाइब्रेशन पहुंचाती है, जिसकी वजह से फिर अर्थक्वेक आता है, ओके। सो दिस इज आइडियलाइज्ड डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया, इलास्टिक स्ट्रेन, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे, और जो बेंडिंग हुई थी दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह यहाँ मैंने दिखाया है कि ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पर, ओके, दिस इज एरो हेड मूवमेंट दिखाता है, और दिस प्लेन के अलोंग जो है मूवमेंट हुई है, ये स्ट्राइक स्लिप हॉरिजेंटल मूवमेंट स्लिप है इसमें, ओके। इस स्लिप को, जो ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम फिर fault slip कहते हैं, that means along the fault plane, fault surface, slip has taken place, dislocation, this movement has taken place, okay, so that's why it is known as fault slip. So this is all about this elastic rebound theory put forward by HF. We are showing the mechanism, how rocks behave, and how they deform, bend, and ultimately release this accumulated strain in the form of along some fracture surface or fault, okay. Then rebounding takes place. That is known as elastic rebound theory, which was put forward by this HF Reid in 1910 AD. So next में हम volcanic causes देखेंगे.